Namaste students, myself Dr. Brijesh Kumar Yadav, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Students, I welcome to all of you in my digital class. Today we are going to study about microbial physiology. In that content, first we'll take bacterial physiology. As you all know, in this microbiology class, we have studied microbial diversity, microbial nutrition. Okay, now in continuation of previous lectures, we are proceeding towards the microbial physiology, that is bacterial physiology. What are the physiology of bacteria, which includes nutrition, environmental factor affecting survival of bacteria, growth and multiplication, metabolism. Okay, so all these aspects we will study in detail one by one. ओके, तो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है न्यूट्रिशन को डिटेल में, यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ स्टडी करेंगे। बाय डेफिनेशन, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच chemical substances called as nutrients are obtained from surrounding environment and used for metabolic activity and growth of the cells. Means जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, इसमें हम न्यूट्रिएंट को इन्वायरमेंट से इनटेक करते हैं। किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसके ग्रोथ होते हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए हम न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं। अब वो कैसे लेते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, आप लोगों ने जूलॉजी में पढ़ रखा होगा। इन केस ऑफ एनिमल्स, देयर इज एनिमल्ट्री कैनाल विच इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच टेक पार्ट इन द इनटेक and the digestion of food material or nutrients. But in case of bacteria, where body is composed of single cell, जैसा कि आपको पता है कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय हैं, तो इनकी सारी फिजियोलॉजी, सारा मेटाबॉलिज्म एक सेल के अंदर परफॉर्म होता है। वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। सो दिस इज अबाउट न्यूट्रिशन डेफिनेशन, दैट इज अ प्रोसेस बाय विच केमिकल सबस्टांसेस दैट इज न्यूट्रिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। मोस्ट ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया ग्रो ऑन सिंपल मीडिया विथ वन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इनके ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं, मीडिया में कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो जो मेडिकली इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो सिंपल मीडिया पे ग्रो करते हैं, जिनमें कुछ ही ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, विटामिन्स होते हैं। लेकिन सम बैक्टीरिया रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स मीडिया विच कंटेन certain organic compounds, that is fastidious बैक्टीरिया। मतलब कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनको ग्रो होने के लिए कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उनमें क्या क्या चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब किसी बैक्टीरियम को ऑप्टिमम ग्रोथ लाने के लिए, उसको जनरली ग्रो कराने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या क्या
रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है वाटर, नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ कार्बन, नेक्स्ट सोर्स इज नाइट्रोजन, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक साल्ट्स, growth factors and source of energy. So these are the nutritional requirement for the growth of any bacteria. That growth is optimum, it is not vigorous. At least at this requirement, if you fulfill these requirements to a bacterium, it will grow. Okay, now we'll see them one by one. फर्स्ट वन इज़ वाटर। अब आपको पता है कि वाटर की क्या आवश्यकता होती है जीव के लिए, वेदर दैट इज़ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एज इट कंस्टिट्यूट 80% ऑफ टोटल वेट ऑफ सेल। इसी कोशिका का 80% होता है और ये बहुत ही आवश्यक है। इट इज़ ए व्हीकल फॉर एंट्री ऑफ द न्यूट्रिएंट इनटू द सेल। अब इसका एक और लाभ है जो कि यह एक मीडियम प्रोवाइड करता है सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को या अदर मटेरियल्स को एंट्री करने के लिए। इट प्रोवाइड्स व्हीकल। एलिमिनेशन ऑफ ऑल वेस्ट प्रोडक्ट्स। और जैसा कि आपने एनिमल फिजियोलॉजी में एक्सक्रेशन पढ़ा होगा जिसमें वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन कम आउट ऑफ द बॉडी, तो वैसे ही वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे सेल का, टिश्यू का, बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर आता है। ओके, इट आल्सो पार्टिसिपेट्स इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये भी पता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में वाटर की आवश्यकता होती है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दैट इज़ वेल नोन। तो प्रोटोप्लाज्म में वाटर पाया जाता है। अनदर एस्पेक्ट इज सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी। बैक्टीरिया आर डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ये हमने पहले भी पढ़ाई कर चुकी है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दैट इज़ lithotropic, which can use CO2 as a sole source of carbon for synthesis of all their organic metabolites. Okay, जो कि CO2 का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं as a sole source of carbon. They requires water, inorganic salts, CO2 for growth and drive energy either from light, that is photolithotropic, or from chemical reaction, that is chemolithotrophy. They are concerned with soil fertility and medically less important. Example जो हैं इनके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड इन सॉइल, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक तो ये हुए। फिर नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक, दैट इज़ ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। They are unable to use CO2 as a sole source of carbon. They require it in various organic forms, which are glucose, amino acids, nucleotides, and lipids. Now, source of nitrogen. Nitrogen atom of is a important biomolecule like amino acid, purines, pyrimidines comes from अमोनियम आयन। नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, मतलब बायोमॉलिक्यूल्स के लिए नाइट्रोजन है। एज यू नो दैट नाइट्रोजन इज अ component of amino acids. It may come from assimilatory nitrate production और dissimilatory nitrate reduction. ये दो तरह से आ सकता है। Certain species are able to fix atmospheric nitrogen into usable organic forms, that is Azotobacter, blue green algae, Klebsiella pneumoniae. Okay,
अब कुछ ही स्पीसीज हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर पाते हैं, और उनमें से हैं एजिटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, नाउ इनऑर्गेनिक साल्ट्स, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोटिक रेगुलेशन। इनकी ज़रूरत होती है ऑस्मोटिक रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए। दे आर इसेंशियल फॉर सर्टेन एंजाइम सिस्टम्स। अब ये कुछ एंजाइम सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, आवश्यक होते हैं। द एनायन, दोज आर phosphate and sulfate, and some of them are cations, sodium, potassium, magnesium, iron, calcium, manganese. Okay, so these are inorganic salts. Now growth factor. Many pathogenic species requires certain key substance for their growth, that is known as growth factor, जो कि growth factor के नाम से जाना जाता है, या bacterial vitamins. It includes B complex vitamins, purines, pyrimidines, amino acids. They are provided by various body fluid tissues in vivo and in the form of yeast extract, blood and blood products in vivo. Okay. Now environment factors affecting growth of बैक्टीरिया। ओके, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब किसी बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रभावित करने वाले इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हाउ दे आर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वी विल सी देम इन डिटेल। फर्स्ट, व्हाट आर दोज? तो वो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो हैं मॉइस्चर एंड डेसिकेशन, CO2, O2 रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर, pH, लाइट, ऑस्मोटिक इफेक्ट्स, मैकेनिकल एंड सोनिक स्ट्रेस। तो ये वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अब उनको हम डिटेल में देखते हैं। मॉइस्चर एंड डेसिकेशन। अब मॉइस्चर इज़ एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ, जो कि ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है। देयरफॉर ड्राइंग इज लीथल टू सेल। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर शुड बी प्रेजेंट फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल। ओके, अब अगर सेल्स उससे भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो ये उसके लिए लीथल होता है, दैट इज़ लीथल टू सेल। एग्जाम्पल में आता है ट्रिपोनीमा एंड गोनोकोकाइड आर सेंसिटिव टू ड्राइंग, दे आर वेरी प्रोन टू बी ड्राइड। स्टेफाइलोकोकाई कैन विथस्टैंड ड्राइंग फॉर अ मंथ, whereas another species of bacterium which is resistant to dry, okay, it can survive for a month, okay, without drying. Next component is CO2. It is obtained either from environment or produced endogenously, या तो ये environment से लिया जाता है या फिर स्वतः उत्पन्न किया जाता है, इंडोनेसली प्रोड्यूस होता है। A few bacteria require additional CO2 for their growth. अब कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो एक्स्ट्रा CO2 की रिक्वायर्ड होती है जिनके ग्रोथ के लिए। उसमें से आता है ब्रूसेला निसेरिया, दे आर कॉल्ड एज कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया, ओके। इनको ज़्यादा CO2 की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट there are different groups of bacteria we have already discussed, but still will discuss here. What are those classes? Obligate aerobes, obligate anaerobes, facultative anaerobes, microphilic। तो ऑब्लिगेट एरोब का क्या डेफिनेशन है कि ग्रोथ ओनली इन प्रेजेंस ऑफ O2। एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ओके, दिस इज स्ट्रिक्टली obligate
aerobe means they are unable to grow in the absence of oxygen, and oxygen should be present over there for the growth of these organisms. They are obligate. Next category is obligate anaerobe. Grow only in absence of oxygen means they don't require oxygen for the growth. Example, Clastodia. Facultative anaerobes are those organisms which are generally aerobes but can also grow in the absence of oxygen. तो ऐसे जो ऑक्सीजन के absence में भी ग्रो कर लेते हैं, वैसे तो वो होते हैं एरोब. मोस्ट बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस, जितने मेडिकल इम्पोर्टेंस के बैक्टीरिया हैं वो फैकल्टेटिव एरोब्स हैं, एनारोब्स. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी माइक्रो एरोफिलिक्स मीन्स ग्रो अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, कैम्पाइलोबैक्टर. एग्जाम्पल जो है इनका कैम्पाइलोबैक्टर है. नेक्स्ट पैरामीटर था टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना ज़रूरी होता है, वैसे इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रोज बेस्ट at body temperature, that is 37 degree. Okay, but on the basis of temperature tolerance sensitivity, bacteria can be grouped into three categories. First one is psychrophilic, that is grow in the range of the temperature 0 to 20 degree. Example is soil and water saprophytes. Second category is mesophilic bacteria which grow in the range of the temperature 25 to 40, and examples a majority of pathogenic bacteria. Third one is thermophilic bacteria which grow in the range of the temperature of 55 to 80, and examples are bacillus and clostridium. Thermal death point, lowest temperature that kills a bacterium under standard condition in a given time. Mesophilic bacteria having thermal death point 50 to 65, whereas spores have thermal death point between 100. Means spores are temperature resistant material of the bacterium. Now pH. Okay, pH, most bacteria grows best at the optimum pH 7.2 to 7.6. Growth is poor below the pH of 6 and above 7.8. Growth stops below 5 pH and above 9. Lactobacillus species grow at acidic pH, that is acidophiles. Vibrios are sensitive to acid but tolerant alkali. Okay. Now light bacteria grow well in dark. They are sensitive to UV rays and other radiation. Photosynthetic bacteria require light for photosynthesis. Photochromogenic bacteria produce pigment only when exposed to light. कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं when they expose to light. They are known as photochromogenic bacteria. Okay, now growth and multiplication of bacteria. स्टूडेंट्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है.